शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले कई दिनों से आप लगातार अम्बेडकर संदेश के स्थान पर बोध गया में बुद्ध महोत्सव का जो आयोजन अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली यूनिट बिहार की तरफ से किया गया था, धम्म यात्रा का आयोजन किया गया था, वो लगातार आप देख रहे थे। आज हम अम्बेडकर संदेश पुनः वापस लौटते हुए यहाँ पर अम्बेडकर संदेश में आज बात करेंगे भारत में जाति प्रथा पर। भारत में जाति प्रथा एक विकराल समस्या, आखिर कौन है जिम्मेदार, जानेंगे आज के अम्बेडकर संदेश में। शुरुआत हो रही है आज अम्बेडकर संदेश में खंड 1 बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 में पहला ही अध्याय भारत में जाति प्रथा पर है, जिसमें आज हम इस तरह से देखेंगे कि किस तरह से भारत में ये जाति प्रथा एक विकराल समस्या बनी हुई है। समझ सकते हैं, इसी पर बाबा साहब ने सुंदर सा लेख लिखा और साथ ही साथ एक ऐसा स्पीच भी तैयार किया था। हालांकि वो स्पीच दे नहीं सके, उसकी बात हम बहुत विस्तार से जरूर करेंगे, लेकिन आज सीधे ले चल रहे हैं। पहले ही अध्याय में भारत में जाति प्रथा की बात हो रही है, विकराल समस्या, आखिर कौन है जिम्मेदार। आइए शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। आपका हार्दिक स्वागत है आज के अम्बेडकर संदेश में, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से। बादशाह लिखते हैं कि मैं निसंकोच कह सकता हूं कि हम में से बहुत लोगों ने स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय देखे होंगे। समझ सकते हैं, ये जो लेख है बाबा साहब का, ये पेज नंबर 5 और 6 का लेकर हम उपस्थित हुए। 2 ही पेज यानी कि सारगर्भित आज का अम्बेडकर संदेश रहने वाला है। बादशाह लिखते हैं कि जो सभ्यता का यानी कि जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्थानीय आपने संग्रहालय अर्थात म्यूजियम देखे हैं, तो उस बारे में बादशाह कहते हैं जो सभ्यता का समग्र रूप प्रस्तुत करते हैं। इस बात पर कुछ लोगों को ही विश्वास आएगा कि संसार में मानव संस्थाओं का प्रदर्शन भी होता है। मानवता चित्रण विचित्र विचार है। कुछ को ये बात एक अजीब गोरख धंधा लग सकती है, किंतु नरजाति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते आप इस अनुसंधान पर कठोर रुख नहीं अपनाएंगे और कम से कम आपको ये आश्चर्यजनक नहीं लगना चाहिए। मेरा मानना है कि आप सबने कुछ ऐतिहासिक स्थल देखे होंगे, जैसे पोम्पियाई के खंडहर, और बड़ी उत्कंठा से गाइडों की धारा प्रवाह जबान में इन खंडहरों का इतिहास सुना होगा। समझ सकते हैं, जब कभी हम ऐसे स्थान पर जाते हैं, ऐतिहासिक स्थान पर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे गाइड आपको मिल जाते हैं, जैसे कि नालंदा अगर आप जाएंगे, विश्वविद्यालय का खंडहर आप देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय का, वहाँ पर आपको गाइड मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे उसके इतिहास के बारे में। सारनाथ में जाएंगे, जो बौद्धिस्ट प्लेस है सारनाथ में, जहाँ पर जो स्तूप है, बौद्ध स्तूप है, उसके आसपास आप देखेंगे बहुत सारे। तो ये वहाँ पर गाइड बादशाह उसी बात को कहते हैं कि गाइडों की धारा प्रवाह जबान में इन खंडहरों का इतिहास आपने सुना होगा। मेरे विचार में नरजाति विज्ञान का विद्यार्थी भी एक मायने में गाइड ही तो है। वह अपने प्रकृत रूप की तरह शायद अधिक गंभीर और स्वज्ञानार्जन की आकांक्षा के साथ सामाजिक संस्थाओं को यथासंभव निष्पक्षता से देखता है और उनकी उत्पत्ति तथा कार्यप्रणाली का पता लगाता है। तो इस तरह से यानी कि समझ सकते हो, आप महसूस कीजिए आज का जो टॉपिक है, वास्तव में जिस तरह से भारत में जाति प्रथा बेहद जटिल समस्या है, विकराल समस्या है, ठीक उसी तरह से आज ये जो टॉपिक हम आपके समक्ष रखेंगे, पूरा खंड 1 की अगर हम बात करें, तो एक समाजशास्त्र के एक विद्यार्थी के रूप में अगर इस अम्बेडकर संदेश को आप सुनेंगे तो कहीं ज़्यादा रुचिकर ढंग से आप इसको सुन पाएंगे। अदरवाइज ये सामाजिक समस्या को लेकर ये टॉपिक है, तो साधारण व्यक्ति के लिए टॉपिक ही जटिल लगेगा, विषय ही जटिल लगेगा, तो वो शायद ही रुचिकर ढंग से इसको सुने। लेकिन अगर आप इस तरह से अपने आप को मानेंगे कि हम समाजशास्त्र के एक स्टूडेंट के रूप में इस टॉपिक को सुनेंगे, समझेंगे, तो निश्चित है आपको भी बहुत ही रुचिकर ये टॉपिक लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। भाषा लिखते हैं कि इस गोष्ठी का विचारणीय विषय है आदिकालीन बनाम
आधुनिक समाज। इसमें भाग लेने वाले मेरे सहयोगियों ने इसी आधार पर आधुनिक या प्रागैतिहासिक संस्थाओं के सार्थक उदाहरण दिए हैं इनमें जिनमें उनका अध्ययन है। अब मेरी बारी है। मेरे आलेख का विषय है भारत में जाति प्रथा, संरचना, उत्पत्ति और विकास। ये पूरी इस खंड 1 का विषय है कि भारत में जाति प्रथा, संरचना, उत्पत्ति और विकास की बात यहाँ होगी। बादशाह कहते हैं आप जानते हैं कि यह विषय कितना जटिल है। बादशाह स्वयं इस विषय को जटिल मानते हैं। कहते हैं जिसके संबंध में मुझे अपने विचार व्यक्त करने हैं, मुझसे ज्यादा योग्य विद्वानों ने जाति के रहस्यों को खोलने का प्रयास किया है, किंतु यह बड़े खेद की बात है कि अभी तक इस विषय पर चर्चा नहीं हुई है और लोगों के इसके बारे में अल्प जानकारी है। मैं जाति जैसी संस्था की जटिलताओं के प्रति सजग हूँ और मैं इतना निराशावादी नहीं हूँ कि यह कह सकूं कि यह पहली अगम अज्ञेय है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि इसे जाना जा सकता है। जाति की समस्या सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से एक विकराल समस्या है। यह समस्या जितना व्यवहारिक रूप से उलझी है उतना ही इसका सैद्धांतिक पक्ष इंद्रजाल है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके फलितार्थ गहन है। होने को तो ये एक स्थानीय समस्या है, लेकिन इसके परिणाम बड़े विकराल हैं। परिणाम कितने विकराल हैं इस बात को समझिए। बाबा साहब कहते हैं कि जब तक भारत में जाति प्रथा विद्यमान है, जब तक भारत में जाति प्रथा विद्यमान है, तब तक हिंदुओं में अंतर जातीय विवाह और बाहर लोगों से शायद ही समागम हो सके। बाबा साहब की इस बात को गांठ बांध ली मेरे साथियों। अंतर जातीय विवाह को लेकर बड़ी बात यहाँ बाबा साहब कहते हैं कि जब तक जाति प्रथा है, अंतर जातीय विवाह यहाँ पर उसका समागम होना बेहद जटिल है, बहुत मुश्किल है। और कहते हैं बाबा साहब कहते हैं बहुत बड़ी बात कहते हैं कि यदि हिंदू पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों में भी जाते हैं तो भारतीय जात पात की समस्या विश्व की समस्या हो जाएगी। यानी कि वो जहां भी जाएंगे वो इस तरह से पूरे विश्व में जातिवाद फैलाने का कार्य कर सकते हैं। इस बात की आशंका जाहिर की है बाबा साहब ने। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि सैद्धांतिक रूप से अनेक महान विद्वानों ने जिन्होंने स्वयं की चाह की खातिर इसके उद्भव तक पहुंचने का प्रयास स्वीकारा था, उनको निराश होना पड़ा है। ऐसी स्थिति में मैं इस समस्या का उसी समग्रता की दृष्टिकोण से समाधान नहीं कर सकता। मुझे आशंका है कि समय, स्थान और कुशाग्रता मुझे असफल कर देगी यदि मैंने इस समस्या को वर्गीकृत न करके अपनी सीमाओं से अधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। जिन पक्षों को मैं निरूपित करना चाहता हूँ वे है जाति प्रथा की संरचना, उत्पत्ति और इसका विकास। मैं इन्हीं सूत्रों तक अपने आप को सीमित रखूंगा। केवल आवश्यकता पड़ने पर स्पष्टीकरण देते हुए विषयांतर करूंगा। बाबा साहब बहुत स्पष्ट कहना चाहते हैं कि ये टॉपिक अब हम जब शुरू कर रहे हैं तो इस टॉपिक को हम केंद्रित करेंगे, विषयांतर तभी करेंगे विभिन्न उदाहरण के माध्यम से जब बेहद आवश्यकता होगी। इससे पहले के जो लेखक हैं वो इस विषय को लेकर असफल हो चुके हैं। तो आइए बाबा साहब यहाँ पर बहुत स्पष्ट अपनी बात को क्लियर करते हुए कहते हैं कि विषय का प्रतिपादन करते हुए मैं निवेदन करना चाहते हैं बाबा साहब कि प्रसिद्ध नृजाति विज्ञानियों के अनुसार भारतीय समाज में आर्यों, द्रविड़ों, मंगोलियों और शकों का सम्मिश्रण है। ये जातियां देश देश से शताब्दियों पूर्व भारत पहुंची और अपने मूल देश की सांस्कृतिक विरासत के साथ यहाँ बस गई। तब इनकी स्थिति कबायली थी। ये अपने पूर्ववर्तियों को ढकेलकर इस देश के अंग बन गए। इनके परस्पर सतत संपर्कों और संबंधों के कारण एक समन्वित संस्कृति का सूत्रपात हुआ। परंतु भारतीय समाज के विषय में ये बात कहना असंगत है कि यह विभिन्न जातियों का संकलन है। पूरे भारत में भ्रमण करने पर दिक्-दिंगत में यह साक्ष्य मिलेगा कि इस देश के लोगों में शारीरिक गठन और रंग रूप की दृष्टि से कितना अंतर है। संकलन से सजातीयता उत्पन्न नहीं होती। यदि रक्त भेद की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय समाज विजातीय है। हाँ, यह संकलन सांस्कृतिक रूप से अत्यंत गुथा हुआ है। इसी आधार पर मेरा कहना है कि इस प्रायद्वीप को छोड़कर संसार का कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें इतनी सांस्कृतिक समरसता हो। हम केवल भौगोलिक दृष्टि से ही सुगठित नहीं हैं, बल्कि हमारी सुनिश्चित सांस्कृतिक एकता भी अविच्छिन्न और अटूट है, जो पूरे देश में चारों दिशाओं में व्याप्त सांस्कृतिक एक रूपता के कारण जाति प्रथा इतनी विकराल समस्या बन गई है कि उसकी व्याख्या करना कठिन कार्य है। यदि हमारा समाज केवल विजातीय या सम्मिश्रण भी होता तब भी कोई बात थी, किंतु यहाँ तो सजातीय समाज में भी
जाति प्रथा घुसी हुई है, सजातीय समाज के अंदर जाति प्रथा घुसी हुई है। हमें इसकी उत्पत्ति की व्याख्या के साथ साथ इसके संक्रमण की भी व्याख्या करनी होगी, यानी कि जात के अंदर जाति, उपजात के अंदर उपजाति। यहाँ पर इस विषय को लेकर बाबा साहब बहुत गंभीर हो चले हैं। सामान्य साथियों, कल के अम्बेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे कि जात की परिभाषाएं क्या है, किन आखिर समाजशास्त्रियों ने जात की परिभाषा दी है, और बाबा साहब का विश्लेषण जानेंगे कल के अम्बेडकर संदेश में। आप जुड़े रहिए। आज पहला अध्याय था, पहला टॉपिक था खंड 1 का। अगर आप निरंतर बिना गैप किए हुए अम्बेडकर संदेश को सुनेंगे तो इस जटिल विषय को आप जब समझेंगे तो आपको जटिल की जगह फिर आसान लगने लगेगा और आपको रुचिकर भी लगेगा। ये हमारा पूरा विश्वास है। सामान्य साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश को रोकने से पहले एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपसे जानना चाहते हैं। बाबा साहब यहाँ पर एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि यदि हिंदू पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों में जाते हैं तो फिर वहाँ किस तरह का परिवर्तन वो करेंगे, आपको बताना है इसी प्रश्न का जवाब। इसी के साथ, इस उम्मीद के साथ कि इस वीडियो को आप जरूर शेयर करेंगे उन साथियों तक जो बुद्धिजीवी हैं, जो जानना चाहते हैं, बाबा साहब के साहित्य से परिचित होना चाहते हैं। आइए तो आज के अम्बेडकर संदेश को यहीं पर स्थगित करते हैं। मिलेंगे अगले अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।